ही क्रोमोसोम का ऊपर नीचे होता है, ऐसा इंसानों में या एनिमल्स में देखने को नहीं मिलता है। ये केस किस में देखने को मिलता है? प्लांट्स में। मैंने क्या बोला? पूरा का पूरा सेट। जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है तो प्लस 23 और कर दो, ऐसे पॉसिबिलिटीज हमारे अंदर नहीं है। इसको बोला जाता है पॉलीप्लॉइडी। हमारे अंदर जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा एन्यूप्लॉइडी। इसमें या तो एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएगा या एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा, दैट्स इट। और ये किस में देखने को मिल रहा है? एनिमल्स में। यहां पे दो केस दिए हुए हैं, क्या होना चाहिए था और क्या हो गया। तो व्हाट शुड हैपन कि ये एक मदर सेल थी, मदर सेल में मियोसिस 1 हुआ, हैप्लॉइड हैप्लॉइड चले गए, फिर मियोसिस 2 हुआ, हैप्लॉइड हैप्लॉइड चले गए, एन 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 चले गए, सारी गैमेट सही हैं। लेकिन नॉन डिसजंक्शन होने की वजह से, ये जेनेटिक्स में पढ़ा होगा आपने अच्छे से, नॉन डिसजंक्शन होने की वजह से जो सिस्टर क्रोमेटिड का सेग्रीगेशन है, अलग होना है, वो सही से नहीं हुआ। वो सही से नहीं हुआ तो क्या हुआ कि ये सेल थी, यहां तक तो कार्यक्रम सही चला, लेकिन जब मियोसिस 2 आया तो ये दोनों तो सही बन गए, लेकिन इस सेल में जब सेग्रीगेशन हुआ तो सही से नहीं हो पाया और दोनों एक ही में आ गए और एक में कुछ आया नहीं। तो ये गैमेट जब फ्यूज होगा तो उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आएगा, और ये जब गैमेट फ्यूज होगा तो उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कम होगा। समझ पा रहे हैं? दोनों कंडीशन खराब है, एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाना भी और एक क्रोमोसोम का कम हो जाना भी। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? एन्यूप्लॉइडी। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? क्लियर? अब एक एक करके हम समझते हैं। तो सेम, ये जो क्रोमोसोम है इनका नंबर क्या हो रहा है? बोलो, इनका नंबर क्या हो रहा है? अरे बोलता ही नहीं कोई। क्या हो रहा है? इनका नंबर कम या ज्यादा हो रहा है। तो ये भी किस में हो सकता है? ऑटोसोम्स में हो सकता है। और यही किस में हो सकता है? सेक्स क्रोमोसोम्स में हो सकता है। दोनों में हो सकता है कि नहीं? पहले हम बात करेंगे ऑटोसोम्स की। किसकी बात करेंगे? ऑटोसोम्स की। मतलब इसमें कौन से क्रोमोसोम ऊपर नीचे होंगे? कई सारी डिजीज के सिम्टम, सिम्टम एक साथ आ जाना सिंड्रोम कहलाता है। एक डिजीज में तो एक सिम्टम आएगा, दो सिम्टम आएंगे, लेकिन ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो है वो सिंड्रोम है ना। क्योंकि पूरा का पूरा क्रोमोसोम अगर गायब हो गया, पूरा का पूरा क्रोमोसोम आ गया तो दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारे जीन एक क्रोमोसोम पर हैं। अच्छा एक बार बताओ, मैंने लिखा, अच्छा आपके अंदर हर एक क्रोमोसोम कितना है? मैं बोलूं 6 नंबर के क्रोमोसोम कितने हैं आपकी सेल में? बहुत शानदार। तो मैं बोलूं आपके अंदर 6 क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई, एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई 6 नंबर के क्रोमोसोम की, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी? सर एक ही तो कॉपी आई, ट्राइसोमी क्यों बोला? अरे एक आई, दो पहले से थी, क्या हो गया? ट्राइसोमी। दो पहले से थे, मैंने बोला एक गायब हो गया, क्या बोलेंगे? मोनोसोमी। दो थे सर, दो ही रहने चाहिए थे, एक रह गया, मोनोसोमी। बात समझ आ रही है? अरे बात समझ आ रही है? चलो, तो पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन नाम के साइंटिस्ट ने देखा था, नाम दे दिया डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम में क्या हुआ? 21st की ट्राइसोमी हो गई, मतलब 3 क्रोमोसोम हो गए। कौन से वाले? 21st वाले। दो होने चाहिए थे, उसकी जगह एक और आ गया। 21st क्या हो गया इनका? ट्राइसोमी हो गई। और ऐसे बच्चे को सिंड्रोम होगा जिसको हम नाम देंगे डाउन सिंड्रोम। क्या नाम देंगे? बोलता ही नहीं है कोई। डाउन सिंड्रोम, है ना। अब डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? ब्रॉड फ्लैट फेस होगा, चौड़ा पत्ता माथा सा होगा, फिगर फरोड टंग होगी, बाल की हुई बड़ी सी टंग होगी। उसको हार्ट डिजीज रहेगी, बाय बर्थ हार्ट डिजीज रहेगी, क्योंकि जीन ऊपर नीचे हो रहे हैं तो कॉन्जेनाइटल है।
फ्लैट बैक ऑफ हेड रहेगा, लूप्स रहेंगे फिंगर्स पे, पाम क्रीज मतलब ऐसा जैसे कट लगा दिया हो ऐसा आएगा। ये सब किसके हो गए? ये सब किसके सिम्टम्स हो गए? डाउन सिंड्रोम के। सर पूछेगा क्या? सिर्फ ये पूछेगा कौन से सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोसोम ऊपर नीचे हुआ, बस। क्लियर? तो डाउन सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोसोम? 21 की ट्राइसोमी। क्लियर? अब दूसरा देखो, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या हो रहा है? एडवर्ड सिंड्रोम में किसकी ट्राइसोमी हो रही है? 18 की। पटाउ सिंड्रोम में किसकी ट्राइसोमी हो रही है? पटाउ सिंड्रोम में किसकी ट्राइसोमी हो रही है? 13 की। एक होता है केट क्राई सिंड्रोम, इसमें बिल्ली की आवाज में रोता है बच्चा। बिल्ली की आवाज में रोता है बच्चा, क्योंकि उसमें क्या हुआ, जो फिफ्थ नंबर का क्रोमोसोम था, उसकी जो छोटी आर्म थी, जो शॉर्ट आर्म थी ना फिफ्थ नंबर के क्रोमोसोम की, वो क्या हो गई? पार्शली क्या हो गई? डिलीट हो गई। पार्शली क्या हो गई? डिलीट हो गई। उसकी वजह से आपको क्या होता है? केट क्राई सिंड्रोम। क्लियर? बस इससे ये पूछेगा कौन सा क्रोमोसोम के ऊपर नीचे होने से कौन सा सिंड्रोम होगा। क्या आप याद रख लेंगे? क्या आप याद रख लेंगे? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? बोलो। अब हम बात करेंगे, कोई ट्रिक हो तो दे दो। अरे 3-4 तो नाम है लाला, हैं उसमें क्या ही ट्रिक बेटा, ये तो बताओ उसमें है क्या ऐसा? 3-4 तो नाम है। पूरी बायो मिला के तो बहुत सारी हो जाती है सर। तो पूरी बायो नहीं पढ़ाएं, छोड़ छोड़ के पढ़ाएं। 24 घंटे हैं, कर सकते हैं आप, बड़ी बात नहीं है। इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, बंद कर देना है। फेसबुक नहीं चलानी है, समझ पा रहे हैं? फोन कम से कम चलाइए, एक टाइम टेबल सेट कीजिए, सब हो जाएगा। यकीन मानिए हुआ है, आज ही हुआ है। AIR-1 आई है, याद है? उससे हो सकता है तो हमसे क्यों नहीं हो सकता? वो भी एलन में पढ़ा है, हम भी एलन में पढ़े हैं, उसमें भी वही दिमाग, हम में भी वही दिमाग। उसने IIT का एग्जाम क्रैक किया है, हम नीट का क्यों नहीं कर सकते? समझ आई? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जरूर करेंगे और करके ही रहेंगे। इधर देखिए, हाँ ऑब्वियसली हमें मैथ नहीं आती तभी तो हमने बायो ली है, ऐसा हुआ है? बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं है तो और ज्यादा अच्छी बात है, आती है तो बढ़िया है, फिर तो फिजिक्स फिर तो फिजिक्स हो जाती होगी आप लोगों से। नहीं मेरा केस था तो मैं तो ये बता रहा हूँ मैंने तो बायो इसलिए ली थी क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं आती थी, है ना? तो जब फिजिक्स हो जाती है तो बहुत शानदार, फिर तो कौन रोकेगा अपने को नीट क्लियर करने से? बस हो जाएगा, चिंता मत करो, टीचर को फॉलो करो, सब होगा। चलिए, हाँ आर्यन जी बहुत बढ़िया। एक आध सब्जेक्ट में तो प्रॉब्लम आएगा ना, हम परफेक्ट थोड़ी हैं, किसी को फिजिक्स में आएगा, किसी को केमिस्ट्री में आएगा, जो सब्जेक्ट जिम्मेदार है वो इसके अंदर बढ़ जाएंगे। तो ऐसा मेल जो फेमाइन कैरेक्टर के साथ होगा, कौन से सिंड्रोम में? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। क्या पूछेगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्योरेबल नहीं होती जेनेटिक डिसऑर्डर्स, क्योरेबल नहीं होती जेनेटिक डिसऑर्डर। क्लियर? चलो समझ में आया यहां तक? क्लियर है ना? ये देख लो, मेल से भी हो सकता है और फीमेल से भी हो सकता है, मतलब मेल भी एक वाई की जगह 2XY दे दिए हो और फीमेल ने एक एक्स की जगह 2X दे दिए हो। पूछेगा यही कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सिर्फ मेल में होता है, एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है एक्स की जिसकी वजह से उसमें फेमाइन कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, बस। दूसरा देखो,
दूसरा है टर्नर सिंड्रोम, दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ये मिलता है किसमें? ओनली इन फीमेल। किसमें मिलता है? इन फीमेल। इसमें होता क्या है? -x। क्या होता है? -x। -x बोले तो इसमें एक x कम हो जाता है। क्या कहा मैंने? इसमें एक x कम हो जाता है। अरे मेल के पास तो ऑलरेडी एक ही x है। मेल के पास कितना x? एक x। और फीमेल के पास कितना x? 2x। जीवन जीने के लिए कम से कम एक x का होना जरूरी है। जीवन जीने के लिए कम से कम एक x का होना जरूरी है। अगर x नहीं है तो जी नहीं पाओगे। मेल के पास ऑलरेडी एक x था। अगर टर्नर सिंड्रोम हो गया तो वो x भी चले जाएगा, तो वो जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। इसलिए जीवन में एक x का होना जरूरी है। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? और फीमेल के पास 2x हैं, एक चला भी गया तो सर्वाइवल पर दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए सिर्फ किस में मिलता है? ओनली इन फीमेल। क्या बात समझ में आई मेरी? तो इसमें क्या हो गया? डिलीटिशन ऑफ 1x क्रोमोसोम। बोलो। अब एक x क्रोमोसोम चला गया तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? हाँ, इसलिए एक x जीवन में होना चाहिए। 45 हो जाएंगे भाई, 45। अब ये फीमेल थी, 2x चाहिए थे, एक x रह गया। अब एक x रह गया तो इसके फेमाइन कैरेक्टर पे दिक्कत आएगी। इसके फेमाइन कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? बोलो। कम हो जाएंगे। असर आएगा मेनली इसकी ओवरीज पर। तो इसकी ओवरीज कैसी हो जाएंगी? रूडिमेंट्री हो जाएंगी, नॉन फंक्शनल होने लगेगी। क्लियर? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या रहेगा? डिस्टर्ब रहेगा। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं वो भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। फीमेल स्टेराइल होगी। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? रूडिमेंट्री मतलब नॉन फंक्शनल, लेस फंक्शनल। क्या बात समझ में आई? क्या ये मेल में हो सकता है क्या? ना ही। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक एक्स है। वो भी भेज देंगे तो वाई बच जाएगा। बिना एक्स के जीवन नहीं जिया जा सकता। चल, क्लियर? हाँ, एक्स क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं। ये एक एक्स की कमी मेल से भी हो सकती है, फीमेल से भी हो सकती है। जिसके अंदर गैमेट में दिक्कत आ गई बनने में, उसके अंदर ये दिक्कत हो सकती है। अगला चलते हैं। अगले हैं दो सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम या सुपर मेल, सुपर फीमेल। दो हैं। सुपर मेल नाम से लग रहा है एक कॉपी आ जाएगी किसकी? वाई की। और इधर लग रहा है एक कॉपी आ जाएगी एक्स की। अगर मेल में एक की एक एक्स एक्स्ट्रा हो गया, मेल में जहां एक एक्स था उसके पास अगर 2x हो गए तो कौन सा सिंड्रोम? अभी तो बताओ तो। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। बहुत बढ़िया। क्लियर है? तो चलो देखो, अब सुपर मेल की बात करते हैं। सुपर मेल में क्या हुआ? इधर लिख रहा हूं, एक्स्ट्रा आ गई किसकी कॉपी? वाई की कॉपी। टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए भाई? 47। 44 प्लस एक्स वाई वाई, ऐसा हो जाएगा। इसकी वजह से इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट क्या होगा? बढ़ने लगेगा। क्या टेस्टोस्टेरोन मेल के एग्रेसिवनेस के लिए जिम्मेदार है क्या? बोलता ही नहीं है कोई। एग्रेसिवनेस के लिए जिम्मेदार है क्या? बिल्कुल है। गुस्सा ज्यादा आएगा, मारपीट ज्यादा करेगा। और ऐसे लोग होते हैं क्रिमिनल माइंडेड। कैसे होते हैं? क्रिमिनल
माइंडेड, क्योंकि बहुत ज्यादा मस्कुलाइन डेवलपमेंट हो गया, एग्रेसिवनेस आ गया। बात समझ में आई? बोलो। कैसे होंगे ये भी? स्टेराइल होंगे। सुपर फीमेल की बात करें तो सुपर फीमेल में क्या आ जाएगा भाई? नाम से लग रहा है एक्स्ट्रा कॉपी आ जाएगी किसकी? एक्स की। तो इसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 47, 44 प्लस एक्स 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 ट्रिपल एक्स। क्लियर? और इसमें क्या होगा? इसमें भी फीमेल कैरेक्टर ज्यादा आने लगेंगे। नंबर ऑफ बार बॉडी, नंबर ऑफ बार बॉडी क्या होने लगेगी? बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी नंबर ऑफ बार बॉडी? कितनी हो जाएगी? दो। दो हो जाएगी। बहुत बढ़िया। ये फीमेल भी क्या रहेगी? स्टार्टिंग में कुछ समय तक फर्टाइल रहती है, लेकिन बाद में कैसी हो जाएगी? ये भी स्टेराइल हो जाएगी। क्लियर? क्या आप मेरी बात समझ पाए? चार ही सिंड्रोम है एक्स और वाई से रिलेटेड। दो मेल के हैं, दो फीमेल के हैं। नहीं, ये अग्रेसिव नहीं होगी। क्लियर? क्लाइनफेंटर में मियोसिस, ये इसका एग्जैक्ट कारण नहीं है कनक जी हमारे पास, बट ऐसा देखा गया है कि स्टार्टिंग के कुछ साल प्यूबर्टी आने के बाद ये स्टेराइल फर्टाइल होती है, फिर बाद में धीरे धीरे स्टेराइल हो जाती है। सब में जितने भी हमने सिंड्रोम पढ़े हैं एक्स और वाई से रिलेटेड, ये सब क्या होंगे? स्टेराइल होंगे। बिल्कुल। इनकेपेबल टू प्रोड्यूस प्रोजेनी। प्रिया जी सही कहा आपने। सुपर मेल में मेल के पास बिल्कुल। उसके अंदर जब बना तो दो वाई आ गए, कॉपी बन गई, डीएनए रेप्लिकेट होता है। तो डीएनए और क्या है? क्रोमोसोम ही तो है, कंसंट्रेटेड क्रोमोसोम ही तो है। तो ज्यादा डीएनए रेप्लिकेट हो गया वाई वाला। आया समझ में? बिल्कुल कनक सही कहा। सुपर मेल स्टेराइल क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो टेस्टिस के अंदर जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। सेमिनिफेस ट्यूब्यूल जो है, ये सब माइक्रो ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स, इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो ये स्टेराइल हो जाते हैं। सर एक्स नहीं है, जिंदा कैसे है? किसमें नहीं है एक्स? मनीष जी किसमें एक्स नहीं है? क्लियर हो गया क्या डाउट? होगा ना। एक्स होगा, बिना एक्स के जिंदा नहीं रहा जा सकता। हुआ था मान्या जी, मियोसिस हुआ था, लेकिन मियोसिस सही से नहीं हो पाया, तभी तो दोनों एक्स एक साथ आ गए क्लाइनफेंटर में। सबसे पहली स्लाइड आपने देखी नहीं? ये जो सबसे पहली स्लाइड थी, ये जो सबसे पहली स्लाइड थी, ये होना चाहिए था, लेकिन हो ये गया, क्योंकि जब सेपरेट होने थे तो सेपरेट नहीं हो पाए, तो एक में दोनों आ गए और एक में एक भी नहीं आया। पहले फर्टाइल होती हैं, बाद में स्टेराइल होती हैं। पढ़िए उसको, मैंने क्या लिखा है। पहले फर्टाइल होती हैं, फिर स्टेराइल होती हैं। जेकब मेल में ए प्लस एक्स वाई आएगा ना, ए प्लस वाई वाई गलत है बेटा। ए प्लस एक्स वाई आता तो यहां दो वाई कैसे आते? ये गैमेट आ रहा है, ये फादर नहीं है, ये फादर का गैमेट है, हैप्लॉइड गैमेट है। गैमेट जिंदा रह सकता है बिना एक्स के, इंसान नहीं रह सकता। ए प्लस ए वाई हो सकता है, लेकिन ए प्लस वाई वाई नहीं हो सकता। समझ में आ गया? गैमेट तो जिंदा रह सकता है ना, ए प्लस वाई बनता है ना। मेल में, नॉर्मल मेल में ए प्लस वाई और ए प्लस एक्स ही तो बनते हैं।
चलिए बताओ, फिर बताओ, तुम्हारी बारी आ गई, मैं क्या बताऊं, चलो बताओ, पहले का आंसर बताओ, बताओ 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 बताओ, पहले का आंसर बताओ। अरे क्या आर्थराइटिस, आर्थराइटिस क्या एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है क्या? आर्थराइटिस क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है क्या? नहीं है, कौन है? रूमेटाइड आर्थराइटिस है, बहुत शानदार, रूमेटाइड आर्थराइटिस है। चलिए दूसरा बताइए, दूसरा बताइए, दूसरा बताओ, दूसरा बताओ, पक्का? सेकंड आएगा सर, थर्ड बताओ, थर्ड बताओ, थर्ड बताओ, थर्ड का क्या आएगा? बहुत शानदार, ब्लैक यूरिन डिजीज। चलिए फोर्थ बताइए, फोर्थ बताइए, क्या बात समझ में आई? चलिए अगला बताइए, अगला बताइए। बहुत बढ़िया, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, मॉड्यूल में कुछ एक्स्ट्रा बीमारियां दी हुई हैं, पढ़ो तो पढ़ लेना, एक बार रीड आउट जरूर कर लेना, लेकिन मेन हमें फोकस कहां करना है? एनसीईआरटी पर। कहां फोकस करना है? एनसीईआरटी पर, है ना? उसकी जो बीमारियां हैं वो बहुत अच्छे से करनी है। अब हमने जितनी भी बीमारियां एनसीईआरटी में दी हुई हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया, बैक्टीरिया से होने वाली, वायरस से होने वाली, प्रोटोजोआ से होने वाली, हेलमिंथ से होने वाली, फंगस से होने वाली, इस तरीके से हमने अलग अलग बीमारियां क्लासिफाइड कर दी, है ना? अब किसी भी बीमारी के लिए हमें कुछ पॉइंट बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, जिसमें पहला है पैथोजन। क्या है भाई? पैथोजन। कि हमें पैथोजन उसका जरूर याद होना चाहिए। पैथोजन कौन है? अरे पैथोजन कौन है? जो डिजीज कॉजेटिव एजेंट, जो हमारे अंदर डिजीज कर रहा है वो। दूसरा पॉइंट एमओटी, एमओटी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अगर वो बीमारी फैल रही है एक से दूसरे को तो कैसे फैल रही है ये हमें याद होना चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तीसरा साइन एंड सिम्टम्स, जब डिजीज हो रही है तो हमें क्या साइन और सिम्टम आ रहे हैं? अगर हमें ये साइन एंड सिम्टम किसी बीमारी के लग रहे हैं तो हमें कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए ये। और अगला ट्रीटमेंट। हम हर एक डिजीज को इन 4 या 5 पॉइंट में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। क्लियर? प्रिवेंशन तो बेटा जब एमओटी पता चलेगा तो एमओटी को रोक देंगे तो अपने आप प्रिवेंशन हो जाएगा सौम्या। अब आगे देखो, जो इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों हैं। साइन और सिम्टम जब हम पढ़ेंगे ना अभी लगभग लगभग सबके सेम आएंगे, सब में फीवर होगा, हेडेक होगा, है ना? ये कॉमन फीचर्स हैं। कुछ एक स्पेसिफिक फीचर आएंगे अपनी अपनी बीमारी के, जो अपने टारगेट ऑर्गन में होंगे। जैसे कि निमोनिया होगा तो उसका टारगेट ऑर्गन लंग्स होगा, है ना? अमीबियासिस हो रहा होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। तो अपने अपने टारगेट ऑर्गन होंगे जहां पे साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। तो ये दो चीजें, इन 5 पॉइंट में ये दो चीजें, पैथोजन और एमओटी, ये तो विशेष रूप से हमें याद होने चाहिए। चलें आगे। ये सब चीज बेटा सुनने और रटने वाली है तो याद करना पड़ेगा, है ना? पहला है बैक्टीरियल डिजीज। पहले हम किसको खत्म करेंगे? बैक्टीरिया की डिजीज को खत्म करेंगे। और बैक्टीरिया की डिजीज में जो सबसे पहले आएगा वो कौन आएगा? टाइफॉइड फीवर। कौन आएगा भाई? टाइफॉइड फीवर, नाम सुना होगा सबने,
टाइफॉइड फीवर ये होता है कौन से पैथोजन से? साल्मोनेला टाइफी। किससे होता है भाई? साल्मोनेला टाइफी। ये कहां प्रेजेंट होता है सर? ये आपके खाने और पीने में प्रेजेंट हो सकता है, और ऐसा खाना, ऐसा पानी जिसमें आपका साल्मोनेला टाइफी हो, उसको हम बोलते हैं कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो ये जो है, अगर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर आपने खा लिया, पी लिया, और आपके अंदर साल्मोनेला टाइफी चला गया, तो आपको क्या कर सकता है? टाइफॉइड फीवर कर सकता है। और जब ये अंदर चला जाएगा तो ब्लड के थ्रू और भी ऑर्गन में ये जा सकता है। क्या बात समझ में आई? और इसका टारगेट ऑर्गन क्या होगा? आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? पूरी की पूरी जो इंटेस्टाइन है आपकी, या मैं कहूं एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें जो इनर मोस्ट पार्ट है वो किसका बना है? म्यूकोसा का। तो उस म्यूकोसा में जाके कौन जुड़ जाएगा? उस म्यूकोसा में जाके कौन जुड़ जाएगा? ये साल्मोनेला टाइफी जुड़ जाएगा, और वहां पे ग्रो करता रहेगा। आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, आपके अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होगी, और आपको फीवर रहेगा, सस्टेन्ड हाई फीवर। कितना? 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस। बहुत खतरनाक फीवर है ये, है ना? 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस। किसमें रहेगा? किसमें रहेगा? टाइफॉइड में रहेगा। वीकनेस आएगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, स्टमक पेन रहेगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लगेगी। और फिर भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया और ये अपना ग्रो करता रहा, तो ये आगे बढ़ बढ़ के आपके इंटेस्टाइन में छेद तक कर देगा, परफोरेशन क्रिएट कर देगा, आपकी इंटेस्टाइन को छेद देगा, परफोरेशन कर देगा सीवियर केसेस में। और क्या हो सकती है उसमें? डेथ। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप किसके लिए जाएं? विडाल टेस्ट के लिए जाएं। विडाल टेस्ट करवाइए, ब्लड सैंपल दीजिए, वो विडाल को परफॉर्म करेगा। अगर विडाल टेस्ट आपका पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब आपके अंदर साल्मोनेला टाइफी है, और अब ये बैक्टीरिया है, तो आपको एंटीबैक्टीरियल जो टेबलेट्स हैं, एंटीबैक्टीरियल जो ड्रग्स हैं, वो खानी पड़ेगी। बात समझ में आई? मेन चीजें दो ही हैं, एमओटी। एक क्लासिकल केस स्टडी है मैरी मेलोन की, शायद आप सब जानते होंगे। मैरी मेलोन एक कुक थी, बाय प्रोफेशन एक कुक थी, और ये एसिम्टोमेटिक थी। इसके अंदर साल्मोनेला टाइफी था, नहीं आ रहे हैं, मतलब आप क्या हैं? कैरियर हैं। और ये कुक थी, खाना बनाती, खाने को कंटामिनेटेड कर देती थी बेचारे जाने अनजाने में, और सबको क्या खिलाती रही? सबको क्या खिलाती रही? फ्री में, खाने के साथ फ्री ले जाओ साल्मोनेला टाइफी। भर भर के इसने टाइफॉइड फैलाया, तो इसी के सम्मान में इसको नाम दे दिया टाइफॉइड मेरी, करियर ऑफ टाइफॉइड। क्या बात समझ में आई? क्लियर? आगे चलें। दूसरी बीमारी आती है निमोनिया। दूसरी बीमारी आती है, यश कुमार जी थोड़ा सही से लिखिए। दूसरी बीमारी आती है बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में कौन सी है? निमोनिया। निमोनिया। कैरियर का मतलब सिर्फ वही नहीं होता कनक जी, जैसे कि अगर किसी को कोविड है और वो घूम रहा है, तो वो भी तो कोविड का कैरियर है, वो सबको फैलाने की कोशिश कर रहा है, चाहे जाने चाहे अनजाने। अब बेचारे को सिम्टम नहीं है किसी को, और उसको कोविड है और वो घूम रहा है, तो वो दूसरे को भी देगा, तो उसकी क्या गलती? उसको सिम्टम ही नहीं आ रहे। क्लियर? सिम्टोमेटिक मतलब जिसको सिम्टम आए, और एसिम्टोमेटिक मतलब जिसमें सिम्टम्स ना आए। क्या हमारे अंदर साल्मोनेला टाइफी जाते ही हमें सिम्टम्स आ जाएंगे क्या? वो जाएगा, ग्रो करेगा, हमें डैमेज करेगा, फिर सिम्टम्स आएंगे। क्लियर? सब में सिम्टम्स आते हैं बेटा, कोई कोई होता है जिसमें सिम्टम्स नहीं आते। हो सकता है इम्यून सिस्टम मजबूत हो सकता है रेसिस्टेंट हो उसकी बॉडी। समझ पा रहे हो? सिम्टम्स नहीं तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर बॉडी खराब होती जा रही है। डिजीज टू डिजीज वेरी करती है ये चीज। आ जाइए इधर, मैं आपको एक बात और बता दूं, हम इन बीमारियों के बारे में जितना डिस्कस करें उतना कम है ना? बाल की खाल निकालते जाइए, खत्म नहीं होगी।
इसलिए मैंने आपको शुरू में 4-5 पॉइंट बता दिए और उस 5 पॉइंट में से भी 2 पॉइंट बता दिए जो आपको इन बीमारियों के बारे में याद होना चाहिए जो पूछेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए दूसरा, निमोनिया। निमोनिया नाम है पैथोजन का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है, ये दोनों है। मतलब ये जो निमोनिया है ये मैक्सिमम किससे फैलता है? बैक्टीरिया से, लेकिन ये फंगस से भी फैल सकता है, ये वायरस से भी फैल सकता है। फंगस से भी फैल सकता है, वायरस से भी फैल सकता है, लेकिन हमें सिर्फ याद रखना है ये दोनों पैथोजन जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। क्या होता है सर इसमें? जब जब ये आपके कांटेक्ट में आता है तो ये जाता है कहां पर? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, यानी कि किसको अटैक करेगा? लंग्स को। और लंग्स में भी कौन होती हैं आपकी? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई याद है सभी को? इस तरह की एल्वियोलाई जो होती है, यहां से जाती है ब्लड वेसल और ये क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज में हमारी हेल्प करते हैं। जिसने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, यहाँ पे गैस आती है। अब जितनी ज्यादा एल्वियोलाई उतनी ही ज्यादा अच्छे से क्या हो पाएगा? रेस्पिरेशन हो पाएगा। लेकिन जब जब इस बैक्टीरिया का, इस पैथोजन का अटैक होता है तो आपकी एल्वियोलाई में फ्लूइड भरने लगता है। आपकी एल्वियोलाई में क्या भरने लगता है? फ्लूइड भरने लगता है। एल्वियोलाई गेट्स फिल्ड विद फ्लूइड और ये इन्फेक्शन करता है लंग्स को। अब यहाँ पे अगर फ्लूइड भरने लगा बेटा तो कुछ एल्वियोलाई खत्म होंगी, कुछ ज्यादा होंगी, तो एक वक्त पे हमें गैसियस एक्सचेंज करने में दिक्कत आएगी और हमारी डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में, सीवियर प्रॉब्लम आएगी हमें रेस्पिरेशन में। साथ ही साथ सिम्टम क्या आएंगे? फीवर विद चिल, कफ एंड हेडेक भी होगा। क्लियर? तो धीरे धीरे हमारे जैसे जैसे एल्वियोलाई इन्फेक्टेड होती जाएगी हमें प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, किसमें? रेस्पिरेशन में। समझ में आ रही है? अगर फिर भी आपने सही टाइम पे ध्यान नहीं दिया, हाँ बिल्कुल तुषार, अगर आपने फिर भी सही टाइम पे ध्यान नहीं दिया तो आपके अंदर ऑक्सीजन डिफिशियंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लंग्स धीरे धीरे पानी से भर रहे हैं, ऑक्सीजन डिफिशियंसी बढ़ रही है, तो आपके नॉर्मल कलर से जो लिप्स और नेल्स हैं वो पहले ग्रे कलर में कन्वर्ट होंगे और ग्रे से कैसे हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? ब्लू कलर में। ये आपकी सीवियरिटी का एक अंतिम पड़ाव मान लीजिए आप, किसके अंदर? निमोनिया के अंदर। ये स्थिति ना आने दिए जाए, इसलिए जैसे ही सिम्टम आपको आने लगे टेस्ट करवाइए, डॉक्टर के पास जाइए और अपना इलाज लीजिए। सर फैलता कैसे है? मान लीजिए किसी को है, उसने छींका, उसने खांसा, उसने खांसा, तो क्या होगा? वो ड्रॉपलेट्स निकलेंगी और ड्रॉपलेट्स हवा में घूम रही हैं। ड्रॉपलेट्स हवा में घूम रही हैं, वो हो सकता है किसी दूसरे पर्सन के अंदर चले जाए। अब मान लो मैंने छींका या खांसा तो ड्रॉपलेट्स इस पेन पर आ गए, फिर कोई दूसरा इस पेन को छुएगा, उसके ऊपर आ जाएंगे और हो सकता है उसके नेजल ट्रैक के अंदर उसके बैक्टीरिया पैथोजन चल जाएं। तो इस तरीके से ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में आने से या उसके सामान यूज करने से आपको निमोनिया हो सकता है। बैक्टीरियल डिजीज है, जाहिर सी बात है क्या करना है? एंटीबैक्टीरियल खाना है और मस्त रहना है, और जितना जल्दी हो जाए किसी भी बीमारी में, किसी भी बीमारी में जितना जल्दी इलाज शुरू करेंगे उतना ही बेहतरीन रहेगा। बात समझ आई? क्लियर? तो क्या निमोनिया में आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक खराब हुआ? क्या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक हुआ, लंग्स हुआ, एल्विलाई हुई, उसमें पानी भर गया, रेस्पिरेशन कम हो गया, प्रॉब्लम आएगी, क्या हो जाएगा? निमोनिया। तीसरा देखो, डिसेंट्री। डिसेंट्री, ये डिसेंट्री है बैक्टीरिया से बैक्टीरिया से होने वाली। एक डिसेंट्री हमको प्रोटोजोआ से भी होती है। फ्लूइड का फॉर्मेशन होगा क्योंकि पैथोजन आ गया है। हमारी बॉडी एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म कर रही है। इसके पैथोजन का नाम है साइजेला डिसेंट्री। नाम से लग रहा है डिसेंट्री है। कौन होगा टारगेट ऑर्गन? इंटेस्टाइन होगा, एलिमेंट्री कैनाल होगा। ब्लड और म्यूकस आने लगेगा स्टूल के साथ अगर इसका क्या बढ़ गया? इन्फेक्शन बढ़ गया, क्योंकि ये भी आपकी इंटेस्टाइन पे जाके म्यूकस और म्यूकस के बाद ब्लड वेसल्स को टारगेट करेगा। ठीक है? अब वो ब्लड और म्यूकस के साथ आपका स्टूल यानी कि आपका जो एक्सक्रीट्रा है, पोटी, वो बाहर आएगी, तो ब्लड और म्यूकस के साथ आएगी।
कैसे फैलता है? फीकल ओरल रूट के थ्रू। ये स्टूल पास आउट किया, उसमें किसके कौन आ सकता है, कौन आ सकता है? ये पैथोजन आ सकता है। फीकल मैटर में कौन आ गया? पैथोजन आ गया। अब ये फीकल मैटर किसी भी तरीके से अगर किसी दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आ गया, उसके अंदर चला गया, किसी भी मीडियम में बोल रहा हूं, चाहे हाउस फ्लाइज के थ्रू हो, चाहे डायरेक्ट हो, तो ये उसके अंदर जाके भी आपको डिसेंट्री कर सकता है। क्लियर? पैथोजन और एमओटी। ट्रीटमेंट में वही ओआरएस दीजिए, पानी दीजिए, खाना अच्छा दीजिए, स्पाइसी मत दीजिए, एंटीबायोटिक्स खाइए, ठीक हो जाएंगे। अगली है खतरनाक डिजीज। कौन? प्लेग, काली मौत। खतरनाक तबाही मचाई थी इसने 1500-1600 ईस्वी में यूरोप के अंदर। ध्यान से देखिए। कौन है ये? चूहा। इस चूहे के ऊपर, इस चूहे के ऊपर एक पैरासाइट रहता है। इस चूहे के ऊपर एक पैरासाइट रहता है जिसका नाम है जीनोप्साइला चियोपिस। क्या नाम है? जीनोप्साइला चियोपिस। इस पैरासाइट के ऊपर भी एक और पैरासाइट रहता है जिसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। और यही यर्सीनिया पेस्टिस जिम्मेदार है किसके लिए? प्लेग के लिए। तो इसीलिए तो कहते हैं चूहों से ही क्या फैलता है? प्लेग। सारे चूहे खुद परेशान हैं, उनके ऊपर एक पैरासाइट है और उस पैरासाइट के ऊपर एक और पैरासाइट है जो क्या फैला रहा है? प्लेग फैला रहा है। अगर ये चूहा आपके आपके खाने के कांटेक्ट आता है और यर्सीनिया पेस्टिस को साथ लेके आता है तो आपको प्लेग होने की संभावना है। अब नहीं होती है, डिजीज लगभग लगभग खत्म हो रही है। सब पुरानी बातें हैं जो हम कर रहे हैं। बहुत सी बीमारियां हैं, बहुत सी बीमारियां, क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम काफी काफी ज्यादा डेवलप हुआ है ना। वैक्सीनेशन बहुत अच्छे से होने लगा है। तो इसमें हाई फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा। इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो कौन है? आपका लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स समझते हैं भाई? एसएलओ, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। इन लिम्फ नोड्स पर टारगेट करता है। आपकी बॉडी में हर जगह लिम्फ नोड्स हैं। मेनली जो आपकी आर्म पिट वाली जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है, यहाँ पे अटैक करता है और इन लिम्फ नोड्स में पानी भरने के कारण स्वेलिंग आ जाती है ना, फ्लूइड भर जाता है और ये खुद भी क्या कर लेती है? इनलार्जमेंट कर लेती है। पेनफुल इनलार्जमेंट होता है किसका? लिम्फ नोड्स का। और ऐसी ऐसी लिम्फ नोड्स जो मोटी हो गई है, इनलार्जमेंट हो गया है, उनको नाम दिया जाता है ब्यूबो। क्या नाम दिया जाता है? ब्यूबो। इसी के कारण से हम प्लेग को ब्यूबोनिक प्लेग भी कहते हैं। ब्लैक डेथ क्यों कहा भाई? कोई विशेष कारण नहीं है ब्लैक डेथ कहने का। ब्लैक एक बुरी चीज का प्रतीक है। और मैंने जैसा कि कहा कि 1500-1600 ईस्वी में बहुत भारी तबाही मचाई थी इसने, तो नाम दे दिया कि भाई कुछ भी आए वो काली मौत ना आए। कहते काली डायन, एक काले रंग को हमने एक बुराई का प्रतीक मान लिया। और इस प्लेग से काफी मौतें हुई थी, करोड़ों में लोग मारे गए थे, तो नाम दे दिया ब्लैक डेथ, और कोई कारण नहीं। तो चूहा इसका क्या हो गया? चूहा क्या हो गया इसका? कैरियर हो गया भाई, फैलाने वाला हो गया। उसके ऊपर पैरासाइट है जिसका नाम है जीनोप्साइला, और जीनोप्साइला के ऊपर रहता है यर्सीनिया पेस्टिस, और यही यर्सीनिया पेस्टिस जिम्मेदार है आपके प्लेग के लिए। क्या बात क्लियर हुई? और प्लेग भी कैसी डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है। अगला है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, गल घोटू बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? गल घोटू। गल मतलब गला, घोटू मतलब घुट गया। आपका गला चोक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। सबसे ज्यादा जो अफेक्ट करता है ये बैक्टीरिया किसको करता है? थ्रोट को। और इतना शानदार करता है कि आपको सांस भी अच्छे से नहीं आ पाती, सफोगेशन होने लगता है, हाई ग्रेड फीवर होने लगता है। करने वाला कौन है? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। इसका हमारे पास एंटी सीरम है क्या? बिल्कुल है ना सर, एडीएस एंटी डिप्थीरियल सीरम। क्या बात समझ में आई?
क्लियर। अगला है टिटनेस, और खतरनाक भाई साहब टिटनेस। बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई। जब जब ये टिटनेस आपके कांटेक्ट में आएगा, आपकी बॉडी की जो मसल्स हैं उनको टारगेट करेगा। मसल की खास बात है रिलैक्स कांटेक्ट, रिलैक्स कांटेक्ट, रिलैक्स कांटेक्ट, ई ई ई, रिलैक्स कांटेक्ट हो रही है। लेकिन ये अगर आपके अंदर फैल गया तो पूरी की पूरी मसल्स कांटेक्ट हो जाएंगी। मसल क्या होने लगेंगी? कांटेक्ट होने लगेगी, लगातार कांटेक्ट रहेंगी, रिलैक्स नहीं होंगी। सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी मसल्स, स्पाज्म, ऐठन। ऐठन समझते हैं? अचानक इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है वॉलेंट्री मसल्स में, झटके लगते हैं। ये मेरा हाथ, अचानक क्या हो गया? कांटेक्ट हो गया। अचानक क्या हो गया? कांटेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? स्पाज्म। फिर थोड़ी देर बाद ठीक होगा, धीरे धीरे फिर वापस क्या आ सकता है? स्पाज्म आ सकता है। आपकी बॉडी में हर जगह मसल्स हैं। क्या आपके जो में भी मसल हैं जिससे आप मुंह बंद कर रहे हो, खोल रहे हो? तो ये लॉक हो जाती हैं मसल्स जो की, तो ना तो आपका जो बंद हो पाता है ना जो खुल पाता है। लॉक हो गया आपका कौन? जो। धीरे धीरे फेफड़े भी तो मसल से ही चलते हैं, डायफ्राम भी तो मसल्स ही हैं। उन मसल्स में भी जब क्या हो गया? कॉन्ट्रेक्शन हो गया, रिलैक्सेशन नहीं हो पा रहा, सांस लेने में दिक्कत आएगी। पूरा शरीर हो जाता है ऑफिस्टोटोनस। ऑफिस्टोटोनस मतलब धनुष जैसा। धनुष देखा है ना? इस जैसा शरीर हो जाता है। अभी दिखाएंगे फोटो। चेहरे की जो मसल्स हैं, चेहरे की मसल जो एक्सप्रेशन बनाने में काम आ रही है, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट आ गई। कैसी हो गई? कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो बंदर जैसा चेहरा हो जाता है उस पर्सन का। तो नाम देते हैं रीसस। रीसस मतलब बंदर की एक, याद है? रीसस, मकाका रीसस। सार्डोनिकस, क्या नाम दे दिया? रीसस सार्डोनिकस। ये सब किसके काम है? इस टिटनेस के काम है। बैंड बज जाती है इतनी बुरी तरीके से, फोटो दिख रहे हैं। ये बीच वाले में आत्मा नहीं निकाल रहा कोई, हनुमान चालीसा मत पढ़ने लग जाना यहाँ। ये इसका ऑफिस तो टोनस जैसा शरीर हो गया, धनुष जैसा शरीर हो गया। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? जो लोक हो गया, इसका चेहरा एकदम बंदर जैसा हो गया, नाम दे दिया रीसा सार्डोनिकस। खुल ही नहीं रहा, ना बंद हो रहा है ना खुल रहा है। अरे मसल्स ही तो कर रही हैं सब कुछ। मसल्स को क्या कर देता है? कांटेक्ट कर देता है। तो जब जब आपका एक्सीडेंट होता है, जब जब आपको चोट लगती है, क्योंकि ये टिटनेस जो है वो आपकी मिट्टी में भी इसके स्पोर्स हो सकते हैं, रस्टेड आयरन पर इसके स्पोर हो सकते हैं, और वहां अगर आपका ब्लड कांटेक्ट में आ रहा है तो उसके स्पोर आपके ब्लड में जाके ग्रोथ कर लेंगे और टिटनेस कर सकते हैं। इसलिए जब भी एक्सीडेंट होता है किसी पर्सन का तो उसको टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगाया जाता है। उस टिटनेस के इंजेक्शन में क्या होता है? टिटनेस के लिए एंटीबॉडीज होती हैं, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं जो उसको लगा दी जाती है, ताकि अगर इसके अंदर टिटनेस चला गया हो तो वो ग्रो ना करें। हम पहले ही पैसिव इम्यूनिटी से इसको एंटीबॉडी दे दें। हाँ, इसका शरीर भी एंटीबॉडी बनाएगा, जरूर बनाएगा, मना नहीं है, लेकिन रिस्क काय को लेना? खतरनाक बीमारी है, रिस्क काय को लेना? लगा दो ना इंजेक्शन, क्या जा रहा है? समझ आई बात? नहीं। नहीं मान्य। बिल्कुल डेथ होगी अगर ये कंडीशन तक पहुंच गई तो। डायफ्राम है, मसल्स हैं, सांस कैसे लेगा? तो ये बात थी हमारी किसकी? बैक्टीरियल डिजीज की। अब दूसरी हम बात करेंगे किसकी? वायरल डिजीज की। जो पहला ही वायरल डिजीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है, आप सब जानते हैं, नाम है कॉमन कोल्ड। सर जुकाम हो गया था इसलिए क्लास अटेंड नहीं करी। अरे ससुर, जुकाम ही तो हुआ था, आम बात है। करने वाला कौन? वायरस। वायरस का ग्रुप है राइनो वायरस। राइनो, राइनो, राइनो नाक, राइनोसोरस। ऐसा जानवर जिसके नाक पे सिंग हो, राइनोसोरस, गेंडा। तो ये आपकी नाक पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पर, याद रखेंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पर अटैक करता है, लंग्स को अफेक्ट नहीं करता, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट नहीं करता आपका कॉमन कोल्ड। राइनो वायरस ग्रुप ऑफ वायरसेस हैं, बहुत सारे वायरस हैं, कॉमन कोल्ड करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स। हम लोग कई बार इससे क्या हो सके हैं? इन्फेक्टेड हो चुके हैं और होते रहेंगे। ट्रांसमिट होगा ड्रॉपलेट से, कोई खांसेगा, कोई छींकेगा और उसके अंदर जो वायरस है वो आपके अंदर जा सकते हैं।
क्या रहेगा, ज्यादा खतरनाक नहीं है। नेजल कॉन्जेशन रहेगा, नाक बंद रहेगी, नेजल डिस्चार्ज होता रहेगा, नाक बहती रहेगी, सोर थ्रोट, गला खराब होगा, है ना, गला बैठा होगा, आवाज फटी हुई होगी, कफ रहेगा, हेडेक रहेगा और पूरे दिन आपको थकान रहेगी। गोली वोली खाने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ कॉमन कोल्ड है, कोरोना नहीं है तो खानी है, कोरोना है तो खानी है, कॉमन कोल्ड है तो नहीं खानी है। 3 से 7 दिन के अंदर अपने आप ठीक हो जाओगे। स्टीम लेते रहो, चाय वाय पीते रहो, जिसमें ठीक हो जाओगे कॉमन कोल्ड से। क्या बात समझ में आई? 2-3 सवाल पूछा जाएगा। कॉमन कोल्ड वायरस की बैक्टीरिया वायरल, राइनो वायरस से होता है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही अफेक्ट करता है, लोअर को नहीं करता है। बात समझ में आई? क्लियर? गला बैठना, बैठना खराब होना, आवाज का फटना, ये सब। जसप्रीत, जश्नप्रीत। चलिए, दूसरा वायरल डिजीज है चिकनगुनिया। किस वजह से होता है? चिकनगुनिया वायरस से। जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और इसका एमओटी है एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो। मॉस्किटो के काटने से ये वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है और चिकनगुनिया कॉज कर सकता है। ज्वाइंट पेन होता है, फीवर होएगा। खास बात है इसकी लिम्फेडेनोपैथी। लिम्फेडेनोपैथी आपकी लिम्फोइड सिस्टम से, लिम्फेटिक वेसल से संबंधित जो ग्लैंड हैं, एडिनो का मतलब ग्लैंड, उसमें क्या होता है, उसको टारगेट करता है। कौन? चिकनगुनिया का वायरस। जो आपका इम्यून सिस्टम है वही तो है लिम्फोइड ऑर्गन, तो उनको टारगेट करता है चिकनगुनिया। अगला आता है डेंगू। डेंगू, ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार। बुखार है बहुत शानदार तरीके का, आम बात है। प्लेटलेट्स कम हो जाती है, मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर का नाम एडिस एजिप्टाई और पॉजिटिव एजेंट का नाम है फ्लेवी ऑर्बोवायरस। बचने के उपाय, मच्छर मत पनपने दीजिए, आसपास पानी इकट्ठा मत होने दीजिए। सुना होगा कहीं पानी भरा हुआ है तो गैम्बूजिया फिश लाके डाल दीजिए। गैम्बूजिया फिश क्या करती है? मच्छर के लार्वा को पनपने नहीं देती, मच्छर के लार्वा को, अंडों को खा जाती है, जिससे मच्छर की जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाती और इससे होने वाली डिजीज का खतरा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फीवर रहेगा, सीवर, फ्लंटर हेडेक, जो ये आपका एरिया है, फ्रंटल फ्रंटल बोन वाला जो हेड है, जो एरिया है, उसमें आपको पेन रहेगा, मसल और जॉइंट में पेन रहेगा और बहुत सारे केसेस में आपकी ब्लीडिंग हो सकती है नोज से, माउथ से और गम से, क्योंकि प्लेटलेट्स को कम कर रहा है और प्लेटलेट्स आपकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्लोटिंग करती है। इंटरनल ब्लीडिंग होती है उसको भी ब्लड क्लोट करता है और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है उसको भी प्लेटलेट क्लोट करता है। तो अगर प्लेटलेट्स का नंबर एक हद से नीचे जाएगा तो आपको बहुत मुश्किल होनी पड़ सकती है। सीवियर केसेस में टेबलेट से, ड्रग से काम नहीं चलेगा, ग्लूकोज से काम नहीं चलेगा, आपको बाहर से क्या देनी पड़ेगी? प्लेटलेट्स को चढ़ानी पड़ेगी, प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ाने के लिए। बात समझ में आई? कुछ नहीं है डिजीज में, बस पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, 2-3 चीजें याद करते जाओ। अगली आती है हेपेटाइटिस बी, खतरनाक हेपेटाइटिस बी। इसका क्या हमारे पास वैक्सीन है? बिल्कुल है सर, सेकेंड जनरेशन का वैक्सीन जो हमने आरडीटी से बनाया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से, वो इसी का तो वैक्सीन था। तो सर फिर ये बीमारी क्यों हो रही है? अरे वैक्सीन तो सबके लगते हैं, वैक्सीन कोई इलाज थोड़ी है, वो तो प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन है, हमें बचाएगा, लेकिन कभी अगर एक साथ कोई पैथोजन आ गया और हमारी बॉडी रेस्पॉन्स नहीं कर पाई तो खतरा है हेपेटाइटिस होने का। तो हेपेटाइटिस बी जिस वायरस से होता है वो है हेपेटाइटिस बी वायरस। कौन है? हेपेटाइटिस बी वायरस। और खास बात इसके अंदर क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। समझ में आया? अब हेपेटाइटिस बी नाम से लग रहा है किसके ऊपर अटैक करेगा, इसका टारगेट ऑर्गन क्या होगा? ये होगा लीवर। लीवर को डैमेज करेगा। अरे भैया, लीवर आपकी बॉडी में कितने फंक्शन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े होंगे, 14 फंक्शन तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाते हैं आपको। तो वो सब फंक्शन क्या होंगे? अफेक्ट होंगे। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी बॉडी के लिए, तो वो सारे के सारे फंक्शन इफेक्ट होंगे और आपकी बॉडी में पिगमेंट इकट्ठा होने लगेगा, जिससे आपको पीलिया, जॉन्डिस होने लगेगा। आपके आंखें, आपकी स्किन, आपके नाखून कैसे होने लगेंगे? पीले होने लगेंगे। इसका हमारे पास इलाज नहीं है। अगर एक बार हेपेटाइटिस बी हो गया तो इसका हमारे पास इलाज नहीं है।
प्रिवेंशन कर सकते हैं वैक्सीन लगा के, और बचाव ही उपचार है। जैसे कि एचआईवी फैलता है पेरेंटल रूट्स और सेक्सुअल रूट से। पेरेंटल रूट का मतलब होता है ब्लड कांटेक्ट में आने से, पेरेंटल रूट का मतलब है ब्लड कांटेक्ट में आने से, तो उससे भी क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस बी फैल सकता है, और ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकता है। तो बचाव ही उपचार है। अगर हेपेटाइटिस बी हो गया तो फिर कोई इलाज हमारे पास नहीं बचता। क्लियर? अब आती है खतरनाक चीज, मलेरिया। बात कर तब जिंदा रहता है सर, कांटेक्ट में आने के बाद करें तब जिंदा रहता है। यश जी सवाल समझ नहीं आया। कैसे कनक जी? कब तक क्या? कब तक क्या यश? भाई वैसे तो वैक्सीन लग गया तो खतरा न के बराबर होता है, लेकिन कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया ऐसा, या आप ऐसे सेक्सुअल कांटेक्ट में आ गए, हालांकि खतरा कम है क्योंकि वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन वैक्सीन ही तो है। जब तक आपका लीवर आपका साथ दे रहा है तब तक आप जिंदा रहेंगे। दवाइयों पे जिंदा रहना पड़ेगा आपको। करता है ना तुष्टि जी, बिल्कुल रेट को अफेक्ट करता है। रेट को अफेक्ट जिनोप्साइला करता है, यर्सीनिया पेस्टिस नहीं करता। पैरासाइट, अरे पैरासाइट क्या है, टिक्स ही तो है। अपने जुए नहीं पड़ती क्या बालों में? जू समझते हो ना, माइट्स, टिक्स, ये सब पैरासाइट ही तो हैं। बस उसको भी करेगा, बिल्कुल बिल्कुल वंशिका। बहुत ज्यादा आपकी क्या हो जाती है, बचने की उम्मीद हो जाती है वैक्सीन के बाद। चलें आगे। आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, यह है मलेरिया। मलेरिया बैक्टीरियल है कि वायरल है? बोलो। होता है ना बेटा, सबको लगता है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन, आप जाके लगवा सकते हैं, नहीं लगा है तो। हेपेटाइटिस बी का एक फीचर है पीलिया का होना। पीलिया आपको सामान्य रूप से भी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी के बिना भी आपको पीलिया हो सकता है। लेकिन अब लीवर खराब कर रहे हो तो पीलिया होना आम बात है। दारू पी पी के लीवर गला लिया, सड़ा लिया, तो लीवर से होने वाले सारे काम अफेक्ट होंगे, तो उसमें से एक पीलिया भी होगा। लेकिन पीलिया सामान्य रूप से भी आपको हो सकता है। कई बार लीवर बीमार पड़ जाता है, गोली खाइए, 5 से 7 दिन में ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मलेरिया। मलेरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है या प्रोटोजोवन डिजीज है? बोलो। ये एक प्रोटोजोवन डिजीज है, सबसे पहले तो ये याद रखेंगे, है ना, ये प्रोटोजोआ से होती है। अब प्रोटोजोआ की डिजीज की बात करेंगे। मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है उसका? प्लाज्मोडियम। तो यहां हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। प्लाज्मोडियम एक छोटा सा टिनी टिनी टिन्नी टिन्नी सा छोटा छोटा सा क्या है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। ये भी आपके अंदर खतरनाक बीमारी करता है जिसका नाम है मलेरिया। इस प्लाज्मोडियम की भी कई सारी स्पीसीज अवेलेबल हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, लिखी हुई है, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है ना, और सबसे खतरनाक है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। कौन सी है भाई? प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। ये सब कौन है? ये सब कौन है? स्पीसीज हैं अलग अलग प्लाज्मोडियम की। हर एक स्पीसीज आपको मलेरिया कॉज कर सकता है, लेकिन सबसे खतरनाक, फैटल, खतरनाक जानलेवा मलेरिया जो कॉज करता है वो है आपका प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पीसीज आपको सबसे खतरनाक टाइप का यानी कि मैलिग्नेट टाइप का मलेरिया करता है? तो आपका आंसर जाएगा प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। मलेरिया क्या मच्छर के काटने से फैलता है? हाँ, उसका नाम है
फीमेल एनोफिलीज। हम आपको बता दें, हमेशा जब भी आपको मच्छर काटता है तो वो मेल नहीं होता, वो फीमेल होता है, होती है। मेल मच्छर कभी नहीं काटता, वो अपना काम फूलों के रस से उसको खा के चलाता है। क्या बात समझ में आई आपकी? तो जब भी आपको काट रहा है तो काट रहा नहीं है, काट रही होती है। समझ पा रहे हैं? चलिए, अच्छा, आपकी भी लाइफ की स्टेजेस होती हैं क्या? एम्ब्रियो, जायगोट, इन्फेंट, फेटल, है ना? फीटस, इन्फेंट, फिर बच्चे, एडल्ट, टीनेज, चाइल्डहुड, ऐसा ओल्ड एज, ये सब होता है। ऐसे मेंढक का सुना होगा आपने, एग से निकलता है लार्वा, फिर लार्वा से एडल्ट, ऐसा सुना होगा। उसी तरीके से प्लाज्मोडियम के जीवन में भी बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। उसी तरीके से प्लाज्मोडियम के जीवन में भी बहुत सारी क्या आती हैं? स्टेजेस आती हैं। जब ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर रहा होता है तो इसको लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, उसको हम बोलते हैं होस्ट। क्या? होस्ट। जैसे कि हमें अपनी लाइफ पूरी करने के लिए हमारे मदर की जरूरत होती है, तो कुछ टाइम तक हम मदर के अंदर एज अ गेस्ट रहते हैं और मदर हमारी होस्ट होती है। तो उसी तरीके से प्लाज्मोडियम को भी जब अपनी लाइफ साइकिल पूरी करनी होती है तो इसको होस्ट की जरूरत होती है, और इसके होस्ट हैं दो। एक होस्ट का नाम है ह्यूमन। क्या नाम है? ह्यूमन। और दूसरे का नाम है फीमेल एनोफिलीज। ये फीमेल एनोफिलीज कौन है? मक्खी है कि मच्छर है? मच्छर है। समझ में आया ना आपको? फीमेल एनोफिलीज मच्छर की भी 460 स्पीसीज मिलती हैं, 460 स्पीसीज। उसमें से लगभग 100 तरह की स्पीसीज आपको मलेरिया कर सकती है। समझ पा रहे हैं आप? हर साल मच्छर इतनी जान लेते हैं जितनी कोई शार्क भी नहीं रहती, जितना एक शेर भी नहीं मारता लोगों को, उतना जान लेता है मच्छर। बहुत खतरनाक प्राणी है ये मच्छर। अरे सर, मच्छरी। हाँ, मच्छरी। हाँ, इधर देखो। तो ह्यूमन और एनाफिलीज दोनों की जरूरत पड़ेगी इसकी अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए, और इसको बोलेंगे होस्ट। प्राइमरी होस्ट होता है आपका कौन? ह्यूमन। और जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो कौन होता है आपका? बोलो। फीमेल एनाफिलीज। क्लियर? इसकी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए इसको इन दोनों की जरूरत पड़ती है। अब देखो, होस्ट कौन कौन है इसके? दो होस्ट हैं इसके, एक तो है ह्यूमन और एक है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ह्यूमन के अंदर जाएगा तो दो इसके टारगेट ऑर्गन रहेंगे, एक रहेगा लीवर और दूसरा रहेगा आरबीसी। लीवर और आरबीसी दोनों के अंदर चलाएगा ये एसेक्सुअल साइकिल। कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा? अरे कौन करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मेल के अंदर, ह्यूमन के अंदर मच्छर करेगा। हाँ, प्लाज्मोडियम करेगा। ये डाउट क्लियर है ना? मच्छर नहीं जा रहा मेरे अंदर मलेरिया करने के लिए, प्लाज्मोडियम जा रहा है, उस प्लाज्मोडियम को मच्छर भेज रहा है। और मच्छर जब इंसान के अंदर जाएगा तो कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहां कहां करेगा? लीवर और आरबीसी में करेगा। जब ये फीमेल एनाफिलीज में जाएगा अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, तो जाएगा गट में और फिर जाएगा गट वॉल में। तो गट में तो होगा इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गट में कौन सा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और गट वॉल में कौन सा होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ पा रहे हो? गट में होगा सेक्सुअल और गट वॉल में, गट और गट वॉल में फर्क है तो पता है ना? गट वॉल मतलब गट की ल्यूमेन, गट मतलब गट की ल्यूमेन, और गट वॉल मतलब उस ल्यूमेन की दीवार। तो आपसे सवाल पूछा जाए, प्लाज्मोडियम का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन में या मच्छर में? ह्यूमन में।
प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन में, मच्छर में? प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मच्छर में कि इंसान में? मच्छर में, मॉस्क्यूटो। क्या मेरी बात समझ में आई? क्योंकि ये जो है गट वाला पॉइंट, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ इतनी बात करती है, एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ इतनी बात करती है। क्या आप समझ गए? आप तो ह्यूमन में कौन सा हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और गट में कौन सा हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अरे किसका रिप्रोडक्शन? प्लाज्मोडियम का। मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। मच्छर जब जब काटेगा तो प्लाज्मोडियम आएगा, ग्रो करेगा, मच्छर के पास जाएगा, फिर हमारे पास आएगा, फिर मच्छर के पास जाएगा। ये उसकी क्या चल रही है? लाइफ साइकिल चल रही है। क्या बात समझ पाए? तो प्लाज्मोडियम के कितने होस्ट हो गए? 2, ह्यूमन और एनोफिलीज। प्राइमरी कौन है? ह्यूमन, और सेकेंडरी कौन है? फीमेल एनोफिलीज। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां चलेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां चलेगा? ह्यूमन के लीवर में और आरबीसी में, लीवर में और आरबीसी में। और फीमेल एनाफिलीज में क्या चलेगा? फीमेल एनाफिलीज में क्या चलेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो मलेरिया बैक्टीरियल या वायरल? मलेरिया बैक्टीरियल या वायरल? मलेरिया का पैथोजन कौन है? मलेरिया का पैथोजन कौन है? मलेरिया का पैथोजन कौन है? मलेरिया का डिजीज कॉजेटिव एजेंट कौन है? अरे प्रोटोजोआ में कौन है? मच्छर के इंसान? प्लाज्मोडियम है सर। चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, समझा समझा के बता रहा हूं। पैथोजन वो जो डिजीज कोज करे, डिजीज कॉजेटिव एजेंट ही पैथोजन है। तो हमारे अंदर जो मलेरिया करता है वो मच्छर नहीं है, वो प्लाज्मोडियम है। अरे मलेरिया का एमओटी कौन है? मलेरिया का एमओटी कौन है? मलेरिया का एमओटी कौन है? फिर कुछ बच्चे बोल रहे हैं प्लाज्मोडियम, वो तो पैथोजन हो गया ना। गट वॉल में एसेक्सुअल है। एमओटी कौन है? मच्छर। पैथोजन कौन है? प्लाज्मोडियम। बात समझ में नहीं आ रही? चलो यहीं तक पढ़ेंगे आज, इसके आगे कल हम इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, थोड़ी बड़ी सी है, अभी नहीं हो पाएगी। शुरू कर देंगे तो फिर खत्म करेंगे, तो फिर आपकी भी नेक्स्ट क्लास है और मेरी भी नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, यहीं तक समझते हैं, पढ़ के आइएगा। क्वेश्चंस बनते हैं, जितनी भी बीमारियां आज मैंने आपको